ईरानी सहाफ़ी जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने डॉन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, ऐसे में जब पाकिस्तान अपने मगरब में अफगानिस्तान के साथ जंग में मसरूफ़ है, मगरब में ही ईरान के खिलाफ जंग से पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए, जस्ट लिटिल क्लैरिफिकेशन, मैं पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ, किसी ज़माने में ईरान की मीडिया के साथ काम किया था। आई एम वर्किंग फॉर इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स। अच्छा, लेट मी कम टू योर क्वेश्चन। बात यह है कि हमने जो ऑपरेशन शुरू किया है अफगानिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है उसकी जो टाइमिंग है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन जारी रहा और अगर ये जंग जारी रही अफगानिस्तान के साथ, तो रीजन के अंदर ऑलरेडी एक पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो सकती है और खित्ता जो है वो बुरी तरह मुतासर होने वाला है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग को कंटिन्यू करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तालिबान की कोई एयरफोर्स नहीं है, तालिबान की कोई आर्टिलरी पावर नहीं है, दे हैव नो मैच विद पाकिस्तान मिलिट्री। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंसर्जेंट अटैक्स होते हैं, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो टीटीपी को यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इस वक्त हमारी एयर स्पेस ईरान के साथ चूँकि जंग शुरू हो चुकी है इसराइल की और अमेरिका की, आई थिंक उस सारी सूरत हाल को मैनेज करना और अफगानिस्तान के साथ जंग को मैनेज करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो दोस्त ममालिक इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा जो है इन्फोर्स हो जाए, मेरा ख्याल है कि हमें तालिबान से, जो कि इस वक्त मजबूर भी हैं, और वो उनसे गारंटीज लेके इसको मामले को एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग बंद कर देना चाहिए, ताकि जो खित्ते में बढ़ती हुई सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। आप देखें, कल अगर ईरान जो है कोई रिटेलिएशन में सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर देता है, या जो सऊदी अरब में अमेरिका की मिलिट्री बेसेस हैं वहाँ पे अटैक कर देता है, तो सऊदी अरब के साथ हमारा दफाई मुआहिदा मौजूद है और हमें इस खेल में कूदना पड़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ जंग को जारी रखना इस मरहले पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जावेद साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन किन शहरों में हमले किए गए? देखिए, अभी तक जो इब्तदाई इत्तलात आई हैं उसके अंदर इमाम खमेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनकी रेजिडेंस या उनके ऑफिस, दिस इज नॉट येट क्लियर, वहाँ पे कुछ अटैक हुए हैं, लेकिन हमला एक नहीं हुआ। हमला जो है मुतअद्दिद हमले किए गए हैं ईरान के ऊपर। नौ सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला क्यों किया गया, कि जब मुज़ाकरात जारी थे, जब दोनों तरफ से ये बड़ी उम्मीद फज़ा सूरत हाल थी कि बड़े सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, गाइडलाइंस जो हैं वो डिटरमिन हो रही हैं कि नेगोशिएट कैसे करना है, और इनरिचमेंट के ऊपर बहुत सिस्टमेटिकली मूव किया जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे वही हुआ है जो पिछली दफ़ा जून में हुआ था, कि जब ईरान और अमेरिका जो है मुज़ाकरात कर रहे थे और इसराइल ने उसको डीरेल किया, और ये पूरे का पूरे मुज़ाकरात डीरेल हो गए और उसके बाद बड़ी जंग शुरू होगी। दोबारा वही हुआ है, लेकिन ये अमेरिका की मर्जी से हुआ है, अमेरिका जो है इसके साथ मिला हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। मेरा ख्याल ये है कि ईरान का रिस्पॉन्स, इसके बावजूद कि ईरान ने कहा कि हमारा रिस्पॉन्स बड़ा मैसिव होगा, अगर ये अटैक ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ये जो ईरान का रिस्पॉन्स है इस सतह पे प्रोबेबली प्रोपोर्शनेट होगा, जिसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा वो फैलाएंगे नहीं, जितने हमले किए हैं उतने कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अमेरिका के ऊपर हमला नहीं होगा, इसराइल तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन ये आप अभी आने वाले चंद घंटों में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि अगर ये मैसिव अटैक हुए हैं या ये कि सर्जिकल स्ट्राइक्स है, और क्या ये इमाम खमेनी को शहीद करने की एक कोशिश है, या ये बड़ी जंग जो है उसका आगाज हो चुका है। ठीक है जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन हमले कर सकता है, और क्या ईरान अपने इत्तेहादी ग्रोहों के जरिए से भी खत्ते में कार्रवाई कर सकता है? देखिए, जो इस वक्त अमेरिका की और ख़ास तौर पे इसराइल की जो कैलकुलेशन है कि ईरान इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन में है, इसके जितनी भी अलाइज थे, जो मुख्तलिफ मिलिटेंट
ग्रुप्स थे, खास तौर पे जो लबनान में हिजबुल्लाह था और फिर हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी शाखें थी शाम के अंदर, वो सब अमलन जो है इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि इस पोजीशन में नहीं है कि इसराइल के ऊपर हमला हो सके। हूतीज़ जो हैं वो इफेक्टिव हैं, लेकिन हूतीज़ की भी पूरी कैबिनेट जो है इसराइल ने एलिमिनेट कर दी थी। हूतीज़ का अमेरिका के साथ एक खुफिया मुआहिदा मौजूद है जिसके तहत हूतीज़ जो हैं रेड सी में अमेरिका के शिप्स के ऊपर हमले नहीं करेंगे। और इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर ईरान की मदद के लिए कोई आएगा तो वो हूतीज़ हैं। अब भी उनके अंदर एक पोटेंशियल जो है मौजूद है, यमन से हमले जो है इसराइल के ऊपर हो सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त इसराइल का मसला ये है, इसराइल का जो पर्सपेक्टिव है, जो कि मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी डर्टी एंड एक्सपेंसिव पर्सपेक्टिव, वो समझते हैं कि ईरान कमज़ोर तरीन पोजीशन में है। ईरान के ऊपर जो पिछले साल की जंग हुई थी, ईरान अभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर सका, और डोनाल्ड ट्रंप का ये दौर ख़त्म जब हो जाएगा 2 साल 3 साल बाद, तो उनके पास ये मौका नहीं रहेगा। अभी मौका है कि जो उनके पास पोटेंशियल एक पूरा के पूरा ईरान जो है पावर मौजूद है मिडल ईस्ट के अंदर, इसको ख़त्म किया जाए। तो वो समझते हैं कि ईरान चूँकि कमज़ोर पोजीशन में है, डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ है, बाद में हो सकता है कि डेमोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाए, और अभी मिड इलेक्शंस होने वाले हैं अपना अमेरिका के अंदर, उसमें ज़्यादा चांस ये है कि रिपब्लिकन जो हैं वो कांग्रेस के सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो लूज कर सकते हैं। तो इसलिए उस पूरे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इसराइल डेस्परेटली ये चाह रहा है कि ईरान के ऊपर जो है इस वक्त अमेरिका की जंग हो जाए। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ईरान जो है इसराइल से 80 गुना बड़ा मुल्क है। ईरान जो है इसराइल की और अमेरिका के हमले सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके पास। और तीसरी बात ये है कि अभी हमें ये नहीं पता कि जो चाइना ने दरपर्दा कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को ट्रांसफर कर दी है। एंटी वार रिडार्स जो हैं वो किस लेवल पे कितने सोफिस्टिकेटेड जो है ईरान को स्मगलिंग किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका किसी को कोई पता नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जंग इसराइल के लिए सर्वाइवल की भी जंग हो सकती है, क्योंकि अगर रशिया ने और अगर चाइना ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी वो वेपन्स दे दिए हैं, तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, और अमेरिका के लिए भी एक मेरा ख्याल है कि शर्मिंदगी का बायस होगा अगर ये जंग लंबी पड़ती है। मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं चाहता कि ये जंग लंबी हो, वो चाहता है कि 2-4 हमले हो, 1-8 दिन की जंग हो और मामला ख़त्म हो जाए, और जो सिहूनी लॉबी है उसको अमलन जो है मुतमईन किया जा सके कि देखें जी हमने जो करना था वो कर दिया, जंग भी ईरान के साथ कर ली है, उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो पिछले साल इन्होंने तबाह की थी उनके ऊपर 1-2 हमले मजीद हो जाएंगे। हो सकता है टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है ईरान की उसको वो एलिमिनेट करने की कोशिश करें। एक कागजी कार्रवाई वो डाल सकता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस वक्त कोशिश ये होगी अपना इसराइल की कि वो अमेरिका को पूरी तरह इस जंग में धकेल दे, और ये जंग जो है हफ्तों महीनों तक लंबी चलती रहे, और ईरान को बकौल इसराइल के मुकम्मल तौर पर यहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा सके। मैं नहीं समझता कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है कोई किसी कामयाबी से किया जा सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने पिछली दफ़ा जून में देखा कि पहले 3 दिन ईरान के ऊपर इतने हमले हुए और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया। इसके बावजूद ईरान ने सरवाइव किया है, और उसके बाद जो रिटेलिएशन हुआ है इसराइल के खिलाफ, इसराइल के अंदर, इसराइल मजबूर हो गया कि वो एक जो है फायरबंदी करे ईरान के साथ, और 12 दिन की जंग उनको ख़त्म करना पड़ी। तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है इसराइल के लिए। उनकी कैलकुलेशन ये है, उन्होंने जो तैयारी की हुई है इसराइल ने, वो ये है कि वो बैक वक्त 700 मिसाइल हमलों को
रोक सकते हैं। उनका जो दफाई निज़ाम है उसको उन्होंने मजीद मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, लेकिन हमें याद है कि पिछली दफ़ा भी उनका दफाई निज़ाम पूरे का पूरा वो नाकाम हुआ है, और इस दफ़ा भी यही चांस है। ईरान ने अगर कोई 1000 ड्रोन जो है इसराइल के ऊपर जो है फेंक दिए, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला कर दिया, तो वो किस किस चीज़ को रोकेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें देखने की ज़रूरत है कि इसराइल का क्या बनेगा। मेरे ख्याल में इसराइल को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। ठीक है जावेद साहब, क्या समझते हैं आप जो हालिया इसराइली हमले हैं वो अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश है? ये बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कम्प्लीटली ब्लैकमेल हो रहा है यहूदियों के हाथों। वजह यह है कि जो एप्स्टीन फाइल का स्कैंडल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस भी मौजूद हैं, और जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई उसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रीडैक्ट किया हुआ है, उसको विदहोल्ड किया हुआ है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि जो सहूनी लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसका जो प्रेशर है वो उसको बड़ा एक्सेप्ट भी करता है, उसको वो मुतमईन करने की भी कोशिश करता है, वो ब्लैकमेल हो रहा है। लेकिन अमेरिका की आवाम के अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पर डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, ये इसराइल फर्स्ट पॉलिसी है। अवाम के अंदर इस वक्त अमेरिका में गम गुस्सा पाया जाता है कि इसराइल जो है वो अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसराइल के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, क्योंकि इनकी जो बुनियादी सपोर्ट है मगरबी ममालिक से, यूरोपियन ममालिक से, अमेरिका से, ये चंद सालों की बात है, ये ख़त्म होने वाली है। तो जब इसराइल अपने तौर पे खड़ा होगा तो फिर जाहिर है सूरत हाल बिल्कुल यकसर जो है बदल जाएगी। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर ईरान जाता है, अगर ईरान की हुकूमत ख़त्म होती है, उसके नतीजे में अगला टारगेट उनका तुर्की का है। और ये बात वो खुद कह रहे हैं इसराइल कि तुर्की जो है वो नया ईरान है, क्योंकि तुर्की ने इसराइल को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो तुर्की जो है वो डीपली पेनिट्रेटेड है यूरोप में, अमेरिका में, उसकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है। सीरिया के अंदर एक बहुत प्रोटेक्शन लेवल के ऊपर उसकी मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, तो वो बहुत थ्रेटन फील करता है। तुर्की के बाद अगला निशाना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट और क्योस को क्रिएट करना है, हमारी इकॉनमी को जो है मजीद जो है कमज़ोर करना है खुफिया तरीके से, और हुकूमतों को मजबूर करना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो फ्रीज करें या ख़त्म करें। ये इस वक्त ज़ियोनिस्ट का एजेंडा है। इसलिए ईरान के ऊपर हमला अमलन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला है और तुर्की के ऊपर हमला है, और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के ऊपर हमला है। आपको याद होगा कि एक किताब है जो सुन्नियों ने लिखी हुई है, रिटर्न टू मक्का, कि मकामात मुक़द्दसा के ऊपर और सऊदी अरब के बेशतर हिस्से के ऊपर जो है कब्जा करना, और मिडल ईस्ट के बेशतर हिस्से के ऊपर कब्जा करना उनके हिस्सा है पूरी स्ट्रेटजी का। और जो इसराइल का एम्बेसडर, जो अमेरिका का एम्बेसडर है इसराइल के अंदर, उसने कहा अभी एक हालिया इंटरव्यू में कि इट वुड बी फाइन इफ इसराइल एक्सपेंड टू द इंटायर मिडल ईस्ट। आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियंस है, जो एवेंजेलिकल, वो जो है हुकूमत कर रहे हैं व्हाइट हाउस पे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कि साबिक़ ईरानी सहाफ़ी थे जावेद राना साहब डॉन न्यूज़ को वक्त दे रहे थे। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, ईरानी दारुल हुकूमत में धमाके सुने गए हैं। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। तेहरान के रिपब्लिक एरिया में मुतअद्दिद मिसाइल लगे हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान की जानिब से हमले का ख़दशा था। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ आज ही ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया दिया था। इसराइली दिफाई अहदेदार का कहना है कि मौजूदा इसराइली कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका के साथ हम आहंगी में की गई है।